एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेस में आपकी हिंदी टीचर सोनम मैम। आज जो है हम सब जो है हिंदी साहित्य का जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है नाटककार के रूप में प्रमुख जो नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद हो गए, मोहन राकेश हो गए, उनको जो है पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम पीजीटी का क्लास स्टार्ट कराइए। तो फ्रेंड्स, क्लास लेने से पहले जो है मुझे मैटर तैयार करना होता है और आपको पता ही है मैटर एक जगह उपलब्ध नहीं है और उसके लिए मुझे पढ़ना भी पड़ता है। तो फिर इसके लिए जो है टाइम चाहिए फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने जो है ये जो हिंदी नाटक का जो ये पेज यहाँ पे मैंने लिया है, ये डॉक्टर नगेंद्र का बुक से लिया है। तो सबसे पहले हम सब एक बार डॉक्टर नगेंद्र के बुक से जो है एक बार जो है नाटककार के रूप में जो है जयशंकर प्रसाद जी को, मोहन राकेश जी को देख लेते हैं। तो है जो है चलिए पढ़ते हैं। नाटककार जो है ये देखिए, हिंदी नाट्य साहित्य के युग को जो है प्रसाद युग कहना युक्ति संगत होगा। ये देखिए, क्योंकि प्रसाद जी ने 1918 के पूर्व ही नाटक की रचना आरंभ कर दी थी और उनकी आरंभिक रचनाएं में सज्जन है, कल्याणी परिणय है, प्रायश्चित है, करुणालय, राजश्री नाट्य कला की दृष्टि अपरिपक्व है। देखिए, ये सारे नाटक अपरिपक्व डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है। यह माध्यम उन्हें आलोच युग में प्राप्त हुआ। विशाख 1921, अजात शत्रु 1922, कामना 23-24 और जो है प्रकाशन इसका 27 में हुआ है। जन्मेजय के नाग यज्ञ जो यहाँ पे दिया गया है 26, स्कंद गुप्त 28 और एक घुट जो है 1930, चंद्रगुप्त 31 और ध्रुव स्वामी 33 के रूप में जो है इस नाटक का प्रकाशन हुआ। इनके माध्यम से उन्होंने हिंदी नाट्य साहित्य को जो है विशिष्ट स्तर और गरिमा प्रदान की। वस्तुतः हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद जी का है, नाटक के क्षेत्र में लगभग वही स्थान प्रसाद जी का है। तो ये कोटेशन भी आ सकता है कि नाटक के क्षेत्र में जो है प्रसाद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद जी का है वो स्थान नाटक के क्षेत्र में किसका है? प्रसाद जी का है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी नाटक जो है साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का प्रयास जो है सर्वप्रथम भारतेंदु जी ने किया था। किसने किया था? भारतेंदु जी ने। उनके पूर्व साहित्यिक नाटकों का अभाव था। पारसी नाटक कंपनियों द्वारा अभिनीत नाटक असाहित्यिक और कुरुचिपूर्ण हुआ करती थी। भारतेंदु ने स्वयं नाटक लिखने और जो है अपने साहित्यिक सहयोगियों की इस प्रवृत्ति करने के साथ अव्यवसायिक रंगमंच की नींव भी डाली। जो मेन पॉइंट होगा वही पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें जो है इस दिनों में अपने सिलेबस को अच्छी तरह से एक नज़र जो है देखना है। इसके लिए जो मेन होगा वही पढ़ेंगे हम सब। आगे देखिए, पारसी रंगमंच सस्ती जन रुचि का पोषक था, अतः जो है प्रसाद के लिए उसे अपनाने का प्रश्न ही नहीं था। उधर हिंदी का शौकिया रंगमंच नितांत अविकसित था। फलतः प्रसाद ने साहित्यिक रंगमंच की स्वयं कल्पना की और इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि के ही अपने नाटक लिखे। प्रसाद जी जो है अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यवहारिक रूप नहीं दे सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके नाटक अन्य सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट होने पर भी अभिनय की दृष्टि से जो है क्या है सफल ना हो पाए। ये भी देखिए पूछ सकता है कोटेशन में। तो प्रसाद जी के नाटक जो है बोल रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रसाद जी के नाटक जो है अभिनय की दृष्टि से सफल नहीं हो पाए। आगे चलते हैं। उनके ऐतिहासिक नाटक में कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि उन्होंने विवेच्य काल में 9 नाटक की रचना की, जिनमें 7 ऐतिहासिक है और एक जो है अन्य प्रादेशिक है और एक एकांकी है। उनके ऐतिहासिक नाटक में कौन कौन से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए? ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से हैं? विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी, ये सब उनके ऐतिहासिक नाटक है। क्या है? ऐतिहासिक है। राजश्री की रचना जो है सर्वप्रथम 1915 में हुई थी। बाद में जो है कतिपय नए दृश्यों तथा नए पात्रों के समावेश द्वारा उन्होंने 37 में से नाटकीय रूप पूर्णता प्रदान की। बाद में जो है इसे नाटकीय पूर्णता प्रदान की इन्होंने बोला। आगे चलते हैं। देखिए, उनके नाटकों में पौराणिक युग जन्मेजय का नागयज्ञ से लेकर हर्षवर्धन युग तक के भारतीय इतिहास की गौरव में हमें झांकनी देखने को मिलती है। इतिहास के प्रसिद्ध पात्रों में नया जीवन भर दिया उन्होंने। गौतम बुद्ध, चाणक्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामी आदि ये सब क्या है? ऐतिहासिक पात्र हैं। पर प्रसाद के नाटकों में इनका जो रूप उभरा है वह इतिहास की उपलब्धि नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त प्रसाद ने इतने विविध प्रकार के पात्रों की सृष्टि की है। आगे चलते फ्रेंड्स।
देखिए ये इतिहास अपने को दोहराता है, इस उक्ति का बड़ा सुंदर उपयोग उन्होंने अपने नाटकों में किया है। यूँ तो प्रायः उनके सभी नाटक में युगीन समस्या का समावेश हुआ है, पर ध्रुव स्वामी तो ऐतिहासिक नाटक होकर भी समस्या का नाटक बन गया है। देखिए ध्रुव स्वामी ऐतिहासिक होकर भी क्या बन गया है, समस्या नाटक बन गया है। इसलिए प्रसाद को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाले या गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले लेखक के रूप में देखना न्याय संगत नहीं होगा। उनकी प्रवृत्ति रोमानी अवश्य थी, पर उनमें सामाजिक जागरूकता का अभाव नहीं था। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि उनकी प्रवृत्ति रोमानी थी, लेकिन वे अपने नाटक के माध्यम से समाज को जागरूक भी कर रहे थे। तो ये भी जो है पूछ सकता है। आगे चलते हैं। समकालीन बंगला नाटककार जिनमें द्विजेंद्र लाल राय प्रमुख थे, शेक्सपियर के नाटकों से प्रभावित थे। शेक्सपियर के नाटकों से प्रभावित थे। क्या बोल रहा है कि जो है द्विजेंद्र लाल जो राय प्रमुख थे, उनमें वो कौन थे, शेक्सपियर के नाटकों से प्रभावित थे। प्रसाद पर भी इनका भी प्रभाव पड़ा था, यहाँ पे बता रहे हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बाद में इन्होंने इब्सन और बर्नार्ड शो से भी प्रभाव ग्रहण किया था। ध्रुव स्वामी में इस प्रभाव की कुछ झलक हमें देखने मिलती है। प्रसाद के प्रमुख रूप से 3 नाटक यहाँ पे कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद जी के 3 नाटक हैं। कौन कौन है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। स्कंदगुप्त में समृद्धि ऐश्वर्य के शिखर पर आसीन गुप्त साम्राज्य की एक स्थिति का चित्रण है, जहां आंतरिक कलह, पारिवारिक संघर्ष और विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ये देखिए स्कंदगुप्त और देवसेना के चरित्र पाठकों पर अमिट छाप छोड़ देते हैं। चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष और उस संघर्ष में अंततः भारत की विजय की थीम उठाई गई है। किसमें? चंद्रगुप्त में। प्रसाद के मन में भारत की पराधीनता को लेकर जो गहरी व्यथा थी, और ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से अपने इच्छित विश्वास को क्या कर दी, वाणी दे दी। इस दृष्टि से चंद्रगुप्त की कथा वस्तु स्कंदगुप्त से भी उदात्त है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, मालविका, कौरनेलिया आदि के रूप में उन्होंने अनेक प्रभावशाली चरित्र जो है हमें किसमें, चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से हमें दिए हैं। फिर भी जो है चंद्रगुप्त हिंदी का श्रेष्ठ नाट्यकृति है। प्रसाद की प्रतिभा ने इसकी त्रुटियों को क्या कर दिया है, ढक दिया है। ये बोल रहे हैं कि इसमें इसकी कथा में संगठन, संतुलन, एक तानता नहीं है जो स्कंदगुप्त में है। अंकों और दृश्यों का विभाजन भी क्या है, असंगत है। लेकिन फिर भी जो है चंद्रगुप्त हिंदी की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति है, क्योंकि प्रसाद जी की प्रतिभा ने इस त्रुटियों को क्या कर दिया, ढक दिया। प्रसाद के नाटकों में ध्रुव स्वामी का भी बहुत विशिष्ट स्थान है। यद्यपि यह मूलतः ऐतिहासिक नाटक है, इतिहास की एक अत्यंत नाजुक घड़ी का जो इसमें चित्रण हुआ है, इसका विशेष महत्व समस्या नाटक के रूप में भी है। इसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को क्या किया है, बड़े कौशल से उन्होंने उठाया है। आगे चलते हैं। कामना और एक घुट भी उनके उल्लेखनीय नाटक हैं। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की शैली का अनियोपदेशिक नाटक है। ये भी पूछ सकता है कामना जो है किसके ऊपर है, तो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की शैली का अनियोपदेशिक नाटक है। ये देखिए एक गुट भी विषय की दृष्टि से अनियोपदेशिक नाटक है। इसका विशेष महत्व इसके एकांकी होने में है। समूचे नाटक में एक अंक और एक दृश्य है। यद्यपि आधुनिक एकांकी की एक लक्ष्यता, तीव्रता और जो है ये देखिए, अब हम लोग जो है इतना हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में इम्पोर्टेंट था पढ़ लिया। अब चलते उपेंद्र अश्क जी के बारे में। ये देखिए उपेंद्र अश्क जो है पहले ऐसे नाटककार है जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावभूत के साथ जोड़ा। तो पूछ सकता है रोमांस के कटघरे से निकालकर पहला कौन सा नाटककार है जो है आधुनिक भावभूत के साथ नाटकों को जोड़ा, तो वो है उपेंद्र अश्क। उनकी जय पराजय 37 की है। प्रसाद की प्रभाव छाया से बहिर्गत नहीं होता है, फिर भी छठा बेटा 40 उस प्रभाव से मुक्त है, जिसमें पिता पुत्र के परिवर्ती संबंधों को व्यंग्यात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। अवकाश का प्राप्त पिता को 6 बेटों में से कोई अपने पास रखने को तैयार नहीं है। जिन पुराने मूल्यों पर पिता पुत्र का संबंध आधारित रहा करता था वे यहाँ पे गायब है। इसमें ये जो है पिता पुत्र के संबंधों को दिखाया गया है। आगे चलते अन्य 2 नाटक है कैद और उड़ान।
कैद है 45 की, उड़ान है 46 की, एक दूसरे के पूरक हैं। अलग अलग रास्ते 54 में एक नारी समझौतेवादी और दूसरे विद्रोहिणी हैं, अलग अलग रास्ते। इसमें मध्यवर्गीय परिवार की स्थूल समस्याओं का जो है चित्रण किया गया है। भंवर नाटक हो गया। भंवर नाटक 1950 की है। अंजू दीदी 54 की है। अस्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाटकीय कृति है। इसमें जो प्रमुख पात्र के रूप में कौन है? अंजू दीदी। क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, अंजू दीदी प्रमुख पात्र किसका नाटक है? तो उपेंद्रनाथ अस्क जी का। वह बेहद अनुशासन प्रिय है। उसमें उसका अनुशासन यंत्रीकरण का पर्याय हो गया है। परिवार के प्रत्येक पाने के लिए उसकी आंतरिक ढांचे में ढलना क्या है? अनिवार्य है। हर चीज़ का समय निर्धारित है। सुबह उठने का, नाश्ता का, भोजन का, आराम करने का, सोने का, हर चीज़ का एक सलीका है। उठने बैठने, नमस्कार, खेल पढ़ाई का वह जो है अनुशासन में रहती है। दीदी के साँचे में वकील साहब ढल नहीं पाते, अतः उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। अंजू का भाई जो श्रीपत है वह अंजू विरोधी चरित्र है। वह अंजू की आंतरिकता का विरोध भी करता है। इस तरह से अंजू दीदी का यहाँ पे कुछ दिखाया गया है आपको चरित्र के बारे में। आगे है अंधी गली। 54 और पैंतरे अस के अन्य नाटक हैं। ये देखिए, अंधी गली और पैंतरे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग पढ़ते हैं मोहन राकेश जी के बारे में। ये देखिए, मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन 58 की है। लहरों का राजहंस 63 और आधे अधूरे 1969। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चुक जाने से संबंध है। यह दो प्रकार के संघर्षों पर आधारित है, परिवेश मूलक संघर्ष और आंतरिक संघर्ष। आषाढ़ के एक दिन इस संघर्ष का आरंभ हुआ और आषाढ़ के एक ही दिन में वह क्या हो गया? समाप्त हो गया। इन दो दिनों के दीर्घ अंतराल को कालिदास और मल्लिका की पीड़ा ने भरा है। कालिदास में अहम की पीड़ा है तो मल्लिका में रचनात्मक उत्सर्ग की। कालिदास को रचना की प्रेरणा और अपने गांव के परिवेश और वहां की प्रकृति से मिली है। सबसे अधिक प्रभावी स्रोत रही है मल्लिका। कालिदास को जो है रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो जो उस गाँव में रहता था वहाँ की प्रकृति से। और सबसे जो है प्रभावी स्रोत कौन है? मल्लिका है। राजाश्रय प्राप्त होने पर कालिदास की प्रतिभा धीरे धीरे क्या हो जाती है? सूखने लगती है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या यह वही कालिदास है जिसका बिंब हमारे मन में विद्यमान है? दूसरा प्रश्न यह भी है कि कालिदास का अवतरित होना क्या होना जरूरी था? आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और इसके बाद जो है हम लोग जो है इसी पर आधारित मैं आपके लिए प्रश्नोत्तरी का भी क्लास लेकर आऊँगी, जिससे आप लोगों को जो है पूरी तरह से ये क्लास याद हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, लहरों का राजहंस राकेश जी का दूसरा नाटक हो गया, 63 की है। इसमें राग विराग और श्रेय प्रेय के द्वंद्व को उभार कर आध्यात्मिक प्रश्न को नए संदर्भ में उठाया गया है। इसके कथानक अश्व घोष के सौंदरानंद पर आधारित है। गौतम बुद्ध का सौतेला भाई कपिल वस्तु का राजकुमार नंद अपनी अनिंद सुंदरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त है। उसका समर्पण अतिशय अहम विरहित और असाधारण रूप से विनीत है। इतनी विनीत है कि सुंदरी को जो है सोचना पड़ता है काश वह किंचित दुर्विनीत होता। पर बुद्ध के प्रति यानी आध्यात्मिकता के प्रति उसका मन आकर्षित है। इस तरह से जो इसमें जो है इतना याद रख सकते हैं कि जो लहरों का राजहंस है वह जो है किस पे आधारित है? इसका कथानक तो अश्व घोष के सौंदरानंद पर आधारित है। इसकी जो है महत्वपूर्ण नायिका पात्र सुंदरी है इस तरह से जो है, और राजकुमार नंद जो है महत्वपूर्ण पात्र के रूप में है। आगे आषाढ़ का एक दिन, इसमें देखिए आषाढ़ का एक दिन, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि नंद आधुनिक भावबोध का प्रतिनिधित्व करता है। संयमशील अकेली और निर्मित स्थिति में पीड़ा हुआ भी एक किरण की तलाश में। आषाढ़ का एक दिन की भावुकता से मुक्त होने का यह प्रयास जो है निश्चय ही प्रशंसनीय है। आधे अधूरे जो है राकेश जी का तीसरा नाटक हो गया। उनकी विकास यात्रा की अगली मंजिल का यह सूचक है। इसमें इतिहास के आधार को छोड़कर उन्होंने समाज की विसंगतियों से जो है प्रश्न जो है सीधे उन्होंने जो है जूझने का प्रश्न उठाया है।
वैवाहिक जीवन की जो है मध्यवर्गीय विडंबनाओं के कारण परिवार का प्रत्येक व्यक्ति आधा अधूरा रहकर अपने ढंग का संतरास भोगता है। किसमें? आधे अधूरे में इन्होंने दिखाया है। ये देखिए, ये देखते हैं। ये प्रत्येक पात्र की जो है नीति इसमें वृत्तात्मक है। सभी लोग पारस्परिक आकर्षण विकर्षण से निकट दूर होते हुए बाहर जाकर भी वापस लौटने से की नीति से क्या है, इसमें बाध्य है। और इसमें जो है वृत्तात्मकता के फलस्वरूप नाटक अत्यंत तनावपूर्ण बना रहता है। यह जो है मोहन राकेश जी का जो है नाटक है, ये पिछले नाटकों के तनाव से क्या है, भिन्न है। तो यह था आधे अधूरे। आगे चलते हैं। ये देखिए, एकांकी के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, यहाँ बोल रहे छायावाद युग हिंदी एकांकी दो सीमांत पार कर चुका था। 1936 में दिल्ली और 38 में जो लखनऊ में आकाशवाणी के अस्तित्व में आने के फलस्वरूप पहले उर्दू लेखकों और फिर 40 में आसपास हिंदी लेखकों को भी रेडियो पर जो है एकांकियों का प्रसारण का अवसर प्राप्त हुआ। और इसमें जो है, इसमें हिंदी के जो है 8 एकांकी प्रकाशित होते हैं। क्या बोल रहे हैं? देखिए, इसके पूर्व हंस के एकांकी नाटक जो विशेषांक थे उसको लेकर एकांकी के संबंध में अच्छा खासा विवाद उठ खड़ा हुआ था और इसी में हिंदी के 8 एकांकी प्रकाशित हुए थे। इसी एकांकी में चंद्रगुप्त विद्यालंकार का एक विस्तृत पत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने जो है साहित्य में एकांकी का कोई स्थान स्वीकार नहीं किया। मेरी स्थापना यह है कि एकांकी नाटक का कोई निश्चित और निजी टेक्निक न हो तो अभी तक बन पाई है और न बन सकती है। ये देखिए आगे, यहाँ पे प्रसिद्ध जो है एकांकीकार का नाम दिए, पढ़ लेते हैं। यह उल्लेखनीय है कि भुवनेश्वर जी, राम कुमार वर्मा और उदय शंकर भट्ट अस्क हो गए, सेठ गोविंद दास, जगदीश चंद्र माथुर है, ये सब जो है आदि एकांकी लेखन का समारंभ जो है 35-36 के लगभग कर चुके थे। मतलब इस समय जो है एकांकी लिखना इन्होंने स्टार्ट किया था। मुख्य एकांकी संकलन 40 के बाद प्रकाशित हुआ, जिसमें भुवनेश्वर के कुछ एकांकी प्रकाशित हुए, जिसमें तांबे की कीड़ी किसका है, तो भुवनेश्वर जी का है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे। राम कुमार वर्मा जी का रेशमी टाई हो गया, चारू मित्रा, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, रजत रश्मि, दीपदान ये क्लास 10 का सिलेबस में लगा हुआ है। दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, 5 जने, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, जूही के फूल, ये सब जो है 1940 के बाद के प्रकाशन है। ये किनके हो गए? राम कुमार वर्मा जी के। तो ये आज का जो है हिंदी नाटक पे जो है महत्वपूर्ण क्लास था। अब इसी पे आधारित जो है हम सब जो है क्या करेंगे, MCQ की क्लास में लाऊंगी आप लोगों के लिए। तो आपको जो है नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण नाटककार का जो है योगदान और महत्वपूर्ण नाटकों को आपको जो है क्लास आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके बाद जो है हम सब जो आप लोगों ने मध्ययुगीन काव्य के बारे में बोला है उस पर भी मैं वीडियो डालूँगी। तो मैं मैटर उसमें जो है आप लोगों के लिए मैं मैटर बना रही हूँ। इसके बाद जो है मैं उस पर भी वीडियो डालने ही वाली हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।